गुड मॉर्निंग क्लास, बीए थर्ड ईयर। आज हम पढ़ेंगे आप लोगों का जो पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें अरस्तु के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ऑलरेडी। आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल की नागरिकता की संकल्पना, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप का उसका क्या कॉन्सेप्ट था या उसकी नागरिकता की क्या संकल्पना थी। नागरिकता की संकल्पना का आशय है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिसको उन्होंने नागरिक की संज्ञा दी थी, मतलब कि नागरिक किन लोगों को उसने नागरिक की श्रेणी में रखा था। ठीक है, तो सबसे पहले अरस्तु की जो बुक थी पॉलिटिक्स, उसमें उसने नागरिकता की परिभाषा दी है कि नागरिक होता कौन है। तो वो क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को किसी राज्य के विचारणात्मक अंग या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति प्राप्त हो। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो तो या तो वो न्यायिक प्रशासन में भाग ले या विचारणात्मक अंग जो होता है, मतलब कि जो सोचने विचारने मनन क्रिया या जो मतलब कि डिसीजन लेने वाले जो काम होते हैं उनको, और या तो जो न्यायिक काम होते हैं प्रशासन, उसमें भाग जो व्यक्ति लेते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति क्या होते हैं, राज्य के नागरिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एरिस्टोटल के हिसाब से राज्य के सभी व्यक्ति, मतलब कि एक राज्य में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं वो सभी के सभी उसके नागरिक नहीं होंगे। मतलब कि राज्य में बहुत सारे व्यक्ति हैं लेकिन सभी को उसने नागरिकता प्रदान नहीं की है। तीन ऐसे वर्ग हैं जिसको उन्होंने नागरिकता से बिल्कुल भी अलग रखा है। सबसे पहला उसने किसको, दास, स्त्री और विदेशी। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो तीन लोग हैं, मतलब कि उसके हिसाब से जो दास व्यक्ति हैं, क्योंकि एरिस्टोटल जो थे वो दास प्रथा के बहुत बड़े समर्थक थे। दास प्रथा को उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। उनका मानना था कि जो दास प्रथा है वो बिल्कुल सही है, मानवों द्वारा बनाई गई प्रथा है। और जो व्यक्ति, ये जो दास होते हैं, इनका जन्म ही किस लिए होता है कि कोई व्यक्ति इन पे रूल कर सके, कोई व्यक्ति इन पे शासन कर सके। ठीक है, तो ये इन दासों को उन्होंने क्या बोला था, जड़ बुद्धि बोला था। जड़ बुद्धि, जिनमें किसी भी प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, तो जड़ बुद्धि जो लोग हैं उन्हें उसने दास बोला था। दास की श्रेणी में किसे रखा था, जिन्हें पशुओं की भांति खरीदा और बेचा जाता था, परिवार में उनको काम करने के लिए रखा जाता था। तो वो, लेकिन यहाँ पे जो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उसने व्यापारी, किसान ये लोग जो है ना, इनको भी उसने किस में रखा है, दास की श्रेणी में ही रखा है। व्यापारियों और किसानों को दास की श्रेणी में रखा है। ठीक है, अब इनको दास की श्रेणी में क्यों रखा है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जो ये व्यापारी लोग होते हैं या किसान होते हैं या साहूकार होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, शारीरिक श्रम, इनका काम सिर्फ शरीर का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राज्य की सत्ता चलाने की बात आती है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो होते हैं उनको कैसा श्रम करना पड़ता है, बौद्धिक श्रम, मतलब कि दिमाग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं अपनी बॉडी से रिलेटेड। तो उसने क्या बोला कि ये लोग जो हैं, ये जो बौद्धिक काम कर रहे हैं राज्य की भलाई के लिए, अगर यही लोग शारीरिक काम भी करने लग जाएंगे तो फिर इनका जो वो भटक जाएगा। मतलब कि इनको इतना समय नहीं मिलेगा कि ये चिंतन या मनन कर सके और राज्य की समस्याओं का हल खोज सके। इसीलिए उसने बोला, इसीलिए जो इनको सिर्फ क्या करना चाहिए, बौद्धिक श्रम करना चाहिए, और जो बाकी व्यक्तियों को उसने दास की श्रेणी में रख दिया।
कि जो शारीरिक श्रम है वो इन पे छोड़ देना चाहिए, बाकी मतलब राज्य का जो शारीरिक श्रम है वो ये करते हैं, और परिवार का जो शारीरिक श्रम है वो तो दास, जो बिल्कुल ही दास होते हैं, जिनको बिल्कुल पशुओं की तरह रखा जाता है और पशुओं की तरह खरीदा बेचा जाता है। एक तो वो व्यक्ति दास हैं, वो परिवार में रहते हैं, और बाकी व्यापारी साहूकार जो किसान वगैरह है उसको भी इसने दास की श्रेणी में रख दिया है, क्योंकि ये लोग भी शारीरिक श्रम करते हैं। तो इनको उसने बोला है कि ये लोग सिर्फ शारीरिक श्रम करते हैं, राज्य के उसमें इनका कोई योगदान नहीं होता है, राज्य के निर्णय लेने में या उसके न्याय में, इसीलिए इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, तो ये नागरिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो इनको इसीलिए उसने नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा है। अब बात करते हैं स्त्रियों को क्यों नहीं रखा है। तो स्त्रियों के मामले में उसका जो विचार था वो भी बहुत ही निम्न विचार था। प्लेटो जो थे, एरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने स्त्री और पुरुष को हमेशा बराबर का स्थान दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर पुरुष एक सेना में भर्ती हो सकता है तो स्त्री भी हो सकती है, लेकिन प्लेटो का ही शिष्य जो एरिस्टोटल हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने स्त्रियों को निम्न श्रेणी में रखा था। उन्होंने बोला था पुरुषों से हमेशा हीन होती है स्त्री, पुरुषों से हमेशा नीची होती है स्त्री, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, स्त्री की शोभा हमेशा किसमें है, पुरुषों द्वारा आदेश का पालन करने में, पुरुषों की शोभा आदेश देने में और स्त्रियों की शोभा उसका पालन करने में। स्त्रियों को हमेशा चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। ये किसके विचार थे, ये एरिस्टोटल के विचार थे। इसीलिए उनका मानना था कि स्त्री तो चार दीवारी के अंदर रहती है, राज्य के कामों में तो उसका कोई योगदान ही नहीं है। इसीलिए उसने क्या बोला था कि स्त्रियों को भी नागरिकता नहीं देनी चाहिए और इन्हें भी राज्य का नागरिक नहीं बोल सकते। ठीक है, अब आते हैं विदेशी व्यक्ति। विदेशियों को तो नागरिकता वैसे भी नागरिक हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उस राज्य के ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन जो लोग थे, ये तीन कैटेगरी के जो लोग थे, तीन जो कैटेगरी थी, उन्हें उसने नागरिक की श्रेणी से बिल्कुल भी बाहर रखा था। उन्होंने क्या बोला था कि इन लोगों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद जो राजा होता है उसको क्या बोला था कि उसका क्या कर्तव्य है कि वो किसकी से पालन करे, जो नागरिक है और गैर नागरिक, इनको क्या बोला है उसने, इन तीनों को गैर नागरिक बोला है। ठीक है, तो ये कौन है, तीनों गैर नागरिक हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है उसे और नागरिकों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो नागरिक के कर्तव्य क्या थे, नागरिकों को उसने सिर्फ कौन से व्यक्तियों को नागरिक बोला था, जो राज्य में किसी न किसी प्रकार की भूमिका निभाते हैं, राज्य का कल्याण में किसी न किसी प्रकार की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नागरिकों के क्या काम उसने बताए थे कि क्या होना चाहिए। उसने बोला था कि जो नागरिकों की जो सत्ता है वो निरंकुश नहीं होती, कानूनी दृष्टि ये जिनकी सत्ता है वो निरंकुश नहीं होती, इन पे भी कुछ अंकुश होते हैं। ठीक है, केवल जिन व्यक्तियों को लीगल राइट्स मिलते हैं, केवल हम उन्हें नागरिक नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब कि जो आज के जो नागरिकता की परिभाषा है वर्तमान की, वो उसने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, आज हम लोग नागरिकता किस आधार पे पाते हैं, जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पे या कानूनी आधार पे। तो उसने बोला था नहीं, सिर्फ अगर कानूनी अधिकार किसी व्यक्ति को मिल गए तो वो राज्य का नागरिक नहीं होगा, या उसने राज्य में जन्म लिया है इसलिए उसे राज्य की नागरिकता दी जाए, ये भी उन्होंने नहीं माना था। उन्होंने बोला कि अगर इसका जन्म यहाँ हुआ है लेकिन उसके माता पिता कहाँ के हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना, माता पिता कहीं और के हैं और सिर्फ उसने जन्म यहाँ लिया इस आधार पर उसे नागरिकता दे दे, तो ये भी उसने उचित नहीं माना है। ठीक है, और जो कानूनी अधिकार है वो तो इन लोगों को भी मिल जाते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो साहूकार या किसान होते हैं, इनको भी कुछ लीगल राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन उसने सिर्फ किसको नागरिकता प्राप्त करने का आधार माना है, राजनीतिक अधिकार जिन्हें होते हैं। और राजनीतिक अधिकार किन्हें होते हैं, या तो कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पे हो, मतलब सरकार में किसी पद पे हो, या वो इस पद को मतलब इस पद का पावर जो है वो एक्सरसाइज करने की उसके पास क्षमता हो। ठीक है, जो पावर है, जो उसमें भाग लेते हो, जो यहाँ पे पद, जो सार्वजनिक जो पद होता है, जो सार्वजनिक पद है उस पे निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो, केवल उन्हीं व्यक्तियों को उसने क्या माना है, नागरिक की श्रेणी में माना है। ठीक है, तो ये थी उसकी नागरिकता की जो संकल्पना या उसका कॉन्सेप्ट, जो अरिस्टोटल का बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है,
थैंक यू।